राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। प्यारे बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने लोक प्रशासन का 13वां चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी ग्राम सभा के बारे में, उसके बाद हमने ग्राम पंचायत के बारे में बात की और उसके बाद हमने पंचायत समिति के बारे में बात की और पिछले क्वेश्चन में हमने जिला परिषद की रचना के बारे में बात की। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा जिला परिषद की रचना में हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था निर्वाचित सदस्य। आपको याद होगा जिला परिषद की जो रचना है उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से 30 होती है। 40,000 की जनसंख्या के पीछे एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है और आपको याद भी होगा जिला परिषद की रचना में हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था, वे जितनी भी पंचायत समितियां होती हैं उन सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य जो चुने जाते हैं, जो सदस्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था एक प्रधान एक उप प्रधान होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने बात की थी कुछ आरक्षण के बारे में। इसके बाद हमने बात की कुछ योग्यताओं के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी एक सलाहकार के बारे में और एक सचिव के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि जिले के अंदर जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो सभी जिला परिषद के सलाहकार होते हैं। अगर जिला परिषद चाहे तो किसी भी सरकारी अधिकारी को सलाह के लिए अपने पास बुला सकती है। उसके बाद हमने बात की थी सचिव की। एक सचिव होता है जो जिला परिषद का दैनिक प्रशासन को संभालता है, जिसकी नियुक्ति जिला परिषद की सिफारिश पर सरकार के द्वारा की जाती थी और सरकार के द्वारा ही उसे मासिक वेतन दिया जाता था। इसके बाद हमने बात की थी बैठकों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा 1 वर्ष के अंदर इसकी 6 बैठकें होती हैं और उन बैठकों में जो निर्णय होता है वो बहुमत के माध्यम से लिया जाता है। उसके बाद हमने गणपूर्ति के बारे में बात की। अगर जिला परिषद की बैठक की कार्रवाई शुरू करनी है तो उस बैठक की गणपूर्ति थी तो कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य होना आवश्यक था। कुछ समितियों के बारे में हमने बात की थी। तो प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में जो आगे की बात है वो है जिला परिषद के कार्य कौन कौन से हैं और उसकी आय के साधन कौन कौन से हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जिला परिषद की जो कार्य हैं और जो आय के साधन हैं उनकी व्याख्या करें। तो इस तरफ आपके कार्य लिखे हुए हैं और उस तरफ आय के साधन है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है और बिल्कुल छोटी सी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट है यह अपने क्षेत्र में पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करती है। देखो, पंचायत जितनी पंचायत समिति होती है उनके कार्यों में तालमेल स्थापित करने का प्रयत्न करती है। अर्थात बात क्या है, एक जिले के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, पंचायत समितियाँ आती हैं। अर्थात एक जिले में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और उन ब्लॉकों पर क्या होती है, पंचायत समितियाँ होती है। तो सभी पंचायत समितियों में आपस में उनके जो भी काम है उनमें तालमेल बनाने का काम करती है कौन, जिला परिषद। जो दूसरा पॉइंट है वो है पंचायत समितियाँ अपने वार्षिक बजट पास करके जिला परिषद के पास भेजती है। जो पंचायत समितियाँ होती हैं जो ब्लॉक पर बनाई जाती है वो अपना वार्षिक बजट बनाती हैं और जिला परिषद के पास भेज देती हैं। जिला परिषद उस पर सोच विचार कर अपनी स्वीकृति देती है और वह चाहे तो उसमें परिवर्तन का सुझाव भी दे सकती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा कार्य है जिला परिषद का, जिला परिषद अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों के कार्यों पर निगरानी रखती है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, जो ग्राम पंचायत हो गया वो बिल्कुल निम्न स्तर पर हो गया, पंचायत समिति मध्यम स्तर पर और जिला परिषद उच्चतम स्तर पर। तो जिला परिषद पंचायत समिति के कार्यों पर निगरानी रखेगी, पंचायत समिति ग्राम पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखेगी, ठीक है। उसके बाद जो चौथा काम है, यदि कोई पंचायत समिति अपना काम ठीक प्रकार से न कर रही हो तो जिला परिषद उसे कर्तव्य पालन के संबंध में आदेश दे सकती है। अगर किसी मतलब एक जिले के अंदर जितनी भी पंचायत समितियां आती हैं, अगर उनमें से कोई पंचायत समिति अपना काम अच्छे से नहीं कर रही तो जिला परिषद उनको काम करने का आदेश दे सकती है। पांचवा जो काम है, जिला परिषद जिले के ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिए और लोगों को ऊपर उठाने का प्रयत्न करती है। मतलब लोगों को जो जीवन का स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करती है। इसके लिए बहुत सारे काम करती है, योजनाएं बनाती है, उनको लागू करती है। जो छठा काम है वो है
यह सरकार को जिले के ग्रामीण विकास के बारे में सुझाव भेज सकती है। क्या करती है? जो जिला परिषद है वह सरकार को सुझाव देती है, जो भी उनके जिले के अंदर ग्रामीण आते हैं, मतलब गांव आते हैं, उन गांव के विकास के लिए सुझाव दे सकती है। जो 7वां काम है, यदि कोई विकास योजना 2 या 2 से अधिक पंचायत समितियों के सामूहिक विकास के लिए हो तो जिला परिषद उसमें एकता लाने और उस योजना को सफल बनाने का प्रयत्न करती है। अब बात क्या है यहाँ पर, अब कोई विकास योजना को विकास करने के लिए कोई योजना बना दी गई और वो योजना जो बनाई गई है उसका संबंध 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक पंचायत समितियों का है। अब जिले के अंदर मान लो 6 पंचायत समिति हैं और कोई पंचायत समिति हो गई कोई योजना बना ली जो 3 पंचायत समितियों के सामूहिक काम है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उन तीनों पंचायत समितियों में क्या करती है, एकता बनाने का प्रयास करती है। 8वां पॉइंट है, सरकार किसी भी विकास योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व तो जिला परिषद पर डाल सकती है। अगर सरकार चाहे तो कोई भी योजना है उसको लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है, किसको? जिला परिषद को। 9वां काम है, जिला परिषद को जिसमें विशेष कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे कि पशुपालन, मछली पालन और सड़कें आदि। तो कुछ विशेष कार्य हैं ये जो सरकार द्वारा किसको सौंपे गए हैं? जिला परिषद को। तो ये भी इनके काम हैं। जो लास्ट जो काम है इनका 10वां, जिला परिषद सरकार को पंचायत समितियों के कार्यों में विभाजन तथा तालमेल के संबंध में परामर्श दे सकती है। अगर जिला परिषद चाहे तो सरकार को जो भी पंचायत समितियां हैं उनके कार्यों में विभाजन के लिए, उनमें तालमेल संबंध बनाने के लिए परामर्श दे सकती है। किसको देगी परामर्श? सरकार को देगी। तो ये जिला परिषद के बड़े ही इजी काम थे, 10 काम है, इतने कर लेना काफ़ी है। उसके बाद हम प्यारे बच्चों बात करते हैं आय के साधन की। जैसे कि हमने ग्राम पंचायत की आय के साधन पढ़े थे, उसके बाद हमने पंचायत समिति की आय के साधन पढ़े थे, उसी प्रकार जिला परिषद के भी कुछ आय के साधन हैं। जिला परिषद को भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उन कामों को करने के लिए, उनके क्षेत्र का विकास करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। और वो धन आता कहाँ से है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, स्थानीय करों से, कर मतलब टैक्स, जो स्थानीय कर हैं उनका कुछ भाग जिला परिषद को मिलता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, स्थानीय करों का कुछ भाग पंचायत समिति को मिलता है, स्थानीय करों का कुछ भाग जिला परिषद को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आय का साधन है, जिला परिषद सरकार की आज्ञा से कुछ धन पंचायतों से ले सकती है। जो ग्राम पंचायत है जो उनके क्षेत्र में आती है तो उन पंचायतों से कुछ धन ले सकती है, लेकिन किसकी आज्ञा पर? सरकार की आज्ञा पर। तो एक हो गया इनकम का रिसोर्स है जो ये हो गया। तीसरा है जो राज्य सरकार जिला परिषद को सहायता के रूप में प्रति वर्ष कुछ धन देती है, अर्थात अनुदान देती है, अर्थात ग्रांट देती है। क्या देती है? ग्रांट। ये पॉइंट तीनों में फिट होगा, ग्राम पंचायत में भी, पंचायत समिति में भी और जिला परिषद में भी। राज्य सरकार के द्वारा इन तीनों को कुछ ग्रांट दिए जाते हैं ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके। चौथा जो आय का साधन है, जिला परिषद को अपनी संपत्ति से बहुत सी आय प्राप्त होती है। ये पॉइंट भी तीनों में फिट बैठता है। ग्राम पंचायत के पास भी कुछ समलाती जमीन होती है, कुछ पंचायती जमीन होती है जिनको वो ठेके पर देकर जिससे इनकम प्राप्त करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति के पास भी कुछ अपनी संपत्ति होती है, अपनी जमीन होती है जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है, और उसी प्रकार जिला परिषद की भी कुछ जमीन होती है जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है। और इसी प्रकार क्या है, जैसे लाइसेंस की बात हो, अगर ग्राम पंचायत है तो वो भी लाइसेंस जारी करती थी, उससे धन प्राप्त होता था। पंचायत समिति भी और जिला परिषद भी ऐसे करेगी जिससे उन्हें धन की मतलब प्राप्ति हो। जो 5वां और लास्ट पॉइंट है, जिला परिषद सरकार की अनुमति से ब्याज पर उधार भी ले सकती है। अगर चाहे तो जिला परिषद कुछ लोन ले सकती है ब्याज पर, ठीक है। तो एक इनकम का सोर्स है, ये हो गया, ठीक है। तो ये 5 आय के साधन है, 3 मैंने बताए। इन ग्राम पंचायत की बात पूछे या पंचायत समिति की आय की पूछे या जिला परिषद की आय की पूछे, ये तीनों पॉइंट सभी में लिख देना, ठीक है। जिला परिषद सरकार की आज्ञा से कुछ धन पंचायतों से ले सकती है, राज्य सरकार जिला परिषद की सहायता से के रूप में कुछ ग्रांट देती है, और जिला परिषद अपनी संपत्ति से बहुत सारी आय प्राप्त करती है। तो ये थे 5 यहाँ आय के साधन। इस तरफ हमने बात की जो जिला परिषद है उसके 10 कार्यों के बारे में।
तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बात की थी, बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1956 में हुआ था, जिसने सुझाव दिया था कि पंचायत का जो गठन है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, जिसमें हमने बात की थी 3 स्तर होते हैं। एक गांव पर निम्नतम स्तर जहां पर ग्राम पंचायत बनती है, उसके बाद मध्यम स्तर जिस पर ब्लॉक, जिस पर पंचायत समिति बनती है, और उसके बाद हमने बात की थी उच्चतम स्तर जिले पर जिला परिषद बनती है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और तीनों क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ बचता है जो पंचायती राज व्यवस्था, उसका महत्व क्या है, उसके दोष क्या हैं और उन दोषों को दूर करने के उपाय। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बचता है, 73वां संविधान संशोधन क्या था। तो ये क्वेश्चन बाकी हैं आपके, जल्द ही हम इनको भी कंप्लीट करेंगे और हमारे जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।